धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर वेस्टर्न मीडिया में एक और आर्टिकल आया है और बिल्कुल भी निराशा नहीं हुई मुझे, क्योंकि जो उम्मीद थी कि ये नेगेटिविटी को ही और फर्दर करेगा बिल्कुल वैसा ही है। इस आर्टिकल का हेडलाइन है थ्रेट्स, फियर एंड होप एज मुंबई स्लम ड्वेलर्स अवेट द बुलडोजर्स। 3 एडजेक्टिव्स हैं इसमें, थ्रेट्स, फियर और होप। और जो 3 में से 2 एडजेक्टिव हैं वो नेगेटिविटी के ही हैं। इस आर्टिकल ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया एक पिक्चर पेंट कर रही है, चाहे वो किसी भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर हो या किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को हो जो भारत में होता है, उसको हमेशा वो नेगेटिव लाइट में ही दिखाता है। तो इसको क्यों छोड़ दें? पर हम क्यों चुप बैठे? हम जानते हैं कि लोग समझदार हैं, तो हम भी उस समझदारी में थोड़ा इजाफा करें। क्यों नहीं हम भी हकीकत को बयां करें? और मुझे लगता है कि इस आर्टिकल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हकीकत से परे हैं, दूर हैं। ये आर्टिकल, जैसे मैंने कहा कि नेगेटिविटी से शुरू होती है, तो यहाँ पर आर्टिकल में नेगेटिविटी को फर्दर किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 लोगों को कोट किया गया है और 2 लोग ऐसे हैं जो आर्टिकल में ये कहते हैं कि उन्हें डर है कि उन्हें बेघर कर दिया जाएगा या उनके रोजी रोटी को तोड़ दिया जाएगा या उससे छीन लिया जाएगा। नेगेटिविटी है एकदम। कहते हैं कि लोगों को भरोसे में न लेकर ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 2 लोगों को कोट किया है आर्टिकल ने और कन्वीनियंटली इग्नोर किया है 1 लाख लोगों को। आप भी सोचेंगे कि मैं 1 लाख लोग क्या बोल रहा हूँ। धारावी में सर्वे हुआ और एलिजिबिलिटी सर्वे में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी वो 1 लाख लोगों ने रजामंदी दी कि हाँ, धारावी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। पर इस आर्टिकल ने कन्वीनियंटली 2 लोगों को कोट किया नेगेटिव कहते हुए और 1 लाख लोगों को दरकिनार कर दिया। उनकी रजामंदी को, उनका जो हौसला है कि हाँ धारावी रीडेवलप हो, उसको हटा दिया गया। आर्टिकल कहीं ना कहीं ये कहता है कि इकोनॉमी तोड़नी चाहती है, कम्युनिटी तोड़नी चाहती है, तो इकोनॉमी की बात करते हैं। दरअसल जो धारावी रीडेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे जितने एलिजिबल स्लम ड्वेलर्स हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, उनको वहीं पर रिहैबिलिटेट किया जाएगा। धारावी रीडेवलपमेंट के तहत हर एक एलिजिबल बंदा जिसका कमर्शियल यूनिट है, इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसको 225 स्क्वायर फीट फ्री में दिया जाएगा। और यदि उसके ऊपर उसको कुछ चाहिए तो जो रिवायत है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देकर वो एक्स्ट्रा जगह ले तो उसे मिल जाएगा। इतना ही नहीं, हर एक रीहैब बिल्डिंग में 10% रिजर्व रखा जा रहा है, ये कमर्शियल यूनिट्स के लिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। और यहाँ पर जो इन एलिजिबल हैं या जो लोगों ने लीज पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वो इंडस्ट्रियल यूनिट किराए पर दिया जाएगा। और इसका किराया कौन लेगा? अडानी नहीं लेगा। हाँ, अडानी रीडेवलप कर रहा है, पर ये किराया लेगा वहाँ के जो मेंबर्स हैं उस इमारत में रह रहे हैं, यानी ये स्लम ड्वेलर्स जिन्हें घर दिए गए हैं, वहाँ पे जब उनकी जो सोसाइटी होगी ये किराया वो लेगी। तो ये भी एक जो बात कही जाती है कि सोसाइटी बन जाएगी, बिल्डिंग बन जाएगी, तो उसका रख रखाव कैसे होगा? तो ये किराया जो मिलेगा वो मेंटेनेंस के काम आएगा। एक पिक्चर हमेशा पेंट किया जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म का, कि सरकार मतलब सरकार का कोई रोल नहीं रहता, सरकार सब कुछ बिल्डर को दे देती है, यहाँ पे अडानी को सब कुछ दे दे रही है। तो एक चीज़ मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा कि धारावी रीडेवलपमेंट जो ये प्रोजेक्ट है, ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत हो रही है। और इस स्पेशल पर्पस व्हीकल में 80% अडानी है, तो 20% गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। ये पहला स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, यानी खुद स्टेक होल्डर है। और इतना ही नहीं, जो डीआरपी है, धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसका जो हेड है वो भी एक सरकारी अधिकारी होता है, जो सीईओ होता है। और तो और जो भी डिसीजन ये एसपीवी लेती है उसका फाइनल अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म वाला जो ये बात है कि सरकार ने सब कुछ बेच दिया है बिल्डर को, ये गलत है, क्योंकि यहाँ सरकार इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। किसी और स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होता है। वहाँ बिल्डर आता है, प्रोजेक्ट बनाता है, घर बेचता है, टेनेंट जो स्लम के ड्वेलर्स होते हैं उनको घर देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। पर यहाँ पर सरकार है, सरकार बिल्कुल है। और एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि धारावी प्रोजेक्ट एक प्लेग्राउंड है रिच लोगों के लिए, यानी ये कहा जा रहा है कि यहाँ के हर एक पीस ऑफ लैंड अमीरों को बेच दिया जाएगा। हकीकत क्या है आप जानते हैं? दरअसल 620 एकड़ जो ज़मीन है धारावी में, उसमें से 44% पर ही इमारतें बनेंगी, जिसमें रिहैब, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल, कमर्शियल सब होगा। और
जो इमारतें होंगी वो सब होगा, और बाकी जो 60% है उसमें क्या होगा, उसमें ओपन स्पेसेस होगा, उसमें आपके लिए ग्रीन स्पेसेस होंगे, आरजी होंगे यानी रिक्रिएशन ग्राउंड होंगे, प्ले ग्राउंड होंगे, स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, रोड्स होंगे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है, एमिनिटीज़ जो चाहिए रहता है, जो आज वहाँ से मिसिंग है, जो आप नाले देखते हैं उनकी जगह पे प्रॉपर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज के सिस्टम्स होंगे। उसके अलावा जो माहिम नेचर पार्क से रेलवे लैंड की ज़मीन है वहाँ पर पूरा एक ग्रीन स्पाइन बनेगा, जो एक ग्रीन एरिया होगा। उतना ही नहीं, जो मीठी नदी है उसको क्लीन करके वहाँ पे प्रोमेनेड बनाया जाएगा, जो रिवर प्रोमेनेड होगा, बायोस्वेल होंगे, ताकि ये जो बाढ़ की बात हम हर बार करते हैं क्योंकि मीठी नदी में ठीक से पानी नहीं जा पाता, बाढ़ की जो सिचुएशन आती है वो नहीं होगा, जो फ्लडिंग होती है वो नहीं होगा। तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर क्रोनी कैपिटलिज्म और प्लेग्राउंड फॉर द रिच होता तो हम भी जानते हैं कि बिल्डर्स किस तरीके से 1 स्क्वायर मीटर या 1 स्क्वायर फीट भी नहीं छोड़ते, वहाँ पर भी घर बनाकर बेच देते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें पैसा कमाना होता है। यहाँ पर सरकार और जो ये एसपीवी है ये देख रही है कि 60% जगह जो स्लम फ्री मुंबई का जो है कि स्लम हटाकर वहाँ पर केवल एक वर्टिकल स्लम ना आ जाए पर सारी एमिनिटीज़ हो वो भी यहाँ होगी। जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था तो ये आर्टिकल में ऐसे लिखा है कि मानो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल ही एक क्राइटेरिया है या डॉक्यूमेंट है जिसे सरकार मान्य कर रही है एलिजिबिलिटी के लिए। पर मुझे तो याद आता है, मैं तो 2005 से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैंने हमेशा सुना था कि बीएमसी जो है, एमसीजीएम जो है, वो एक फ़ोटो प्रूफ देती है, फ़ोटो स्लिप देती है। वो फ़ोटो कार्ड का क्या हुआ? तो पढ़ा तो पता चला कि भैया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं, सरकार उस फोटो आइडेंटिटी प्रूफ को जो बीएमसी ने इशू किया है, आपके प्रॉपर्टी बिल जो होते हैं उसको, आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, उसके अलावा जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मान्य कर रही है रेजिडेंशियल के लिए। जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, जो शॉप्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, उनके लिए जो सरकारी लाइसेंसेस होती हैं उनको भी मान्य कर रही है एलिजिबिलिटी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर ही ये मान्य किया जा रहा है। जो आर्टिकल कहना चाहता है, पोर्ट्रे करना चाहता है कि बहुत से लोगों को निकाल दिया जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको सरकार देख रही है, वो सर्वे करते वक्त ले रही है, और डिजिटल ट्विन सिस्टम के वजह से ये सारी चीज़ों को देखकर ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया जा रहा है। एक और नैरेटिव सेट कर रहा है आर्टिकल, और बहुत से लोग करते हैं कि लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। ये पहला प्रोजेक्ट है कि जिसमें कोई भी व्यक्ति बेघर नहीं होने वाला है। जितने लोग धारावी में रहते हैं उनको घर मिलने वाला है। कैसे मिलने वाला है, कहाँ मिलने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल धारावी में जो लोग 2000 के पहले हैं, रहते हैं और एलिजिबल हैं, उन्हें धारावी में ही 350 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा। जो कमर्शियल यूनिट्स हैं, मैंने पहले ही बताया 225 स्क्वायर फीट का उन्हें मिलेगा, और वो एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर। अब जो लोग 2000 के बाद और 2011 के पहले तक के हैं, उन्हें भी घर दिया जाएगा एमएमआर में 300 स्क्वायर फीट का, वो भी 2.5 लाख रुपए में। इतना सस्ता एमएमआर में आपको कहीं घर नहीं मिलेगा। मुझे याद है कि हाल ही में महाडा की लॉटरी हुई थी, कोंकण बोर्ड की, थाने में जिसका लॉटरी हुआ था, 1.5 लाख लोगों ने भरा था फॉर्म, वहाँ पे एक भी घर 2.5 लाख का नहीं था। तो एमएमआर में 2.5 लाख का घर कहीं मिलता है, आप बता दीजिए, लोग लाइन लगा लेंगे उसको लेने के लिए। इतना ही नहीं, जो उसके अलावा जो इनएलिजिबल है उन्हें भी एक घर है दिया जाएगा यहीं एमएमआर में, जो होगा रेंट पर 12 साल के लिए। उसके बाद में उन्हें उनका घर मिल जाएगा, वो उनका घर हो जाएगा। उसके बीच भी वो एक लमसम देकर वो घर ओनरशिप पे ले सकते हैं। तो एक भी व्यक्ति को बेघर नहीं किया जाएगा। एक बात और कही जा रही है कि लोगों को उठाकर देवनार फेंक दिया जाएगा। किसी को कहीं फेंका नहीं जा रहा। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि देवनार जो है वहाँ पर जब घर बनेंगे उसके पहले जो भी लैंड है उसको साइंटिफिकली बायोमाइन किया जाएगा। उसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं, जब तक वो ओपिनियन नहीं दे देते कि हाँ या ये रहने लायक है, तब तक वहाँ पर एक भी ब्रिक नहीं ले किया जाएगा, यानी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, लोग वहाँ नहीं जाएंगे। ये क्लियर है। तो देवनार वाले पॉइंट पर भी सरकार ने एकदम क्लियर किया हुआ है। जो बार बार कहते हैं कि बिजनेसेस यहाँ से हटा देंगे, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि जो बिजनेसेस हैं वो वहीं रहेंगे। ये जो रीडेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों हो रहा है। इतना ही नहीं, जो 10% का एक्स्ट्रा स्पेस भी बन रहा है हर एक रिहैब में, जो रेंट पर दिया जा सकता है,
वहाँ के ही इनएलिजिबल और लीज्ड जो कमर्शियल यूनिट्स हैं उनको। इसके अलावा सरकार 5 साल के लिए जो स्टेट की जीएसटी है उसको रीइंबर्स भी करेगी, और वहाँ पर मिशन भी चला रही है लोगों को स्किल सेट बढ़ाने के लिए, ताकि इंडस्ट्रीज आए बढ़े। कौन सी सरकार चाहेगी कि इंडस्ट्रीज हट जाए, बेरोजगारी आए? क्योंकि तीकड़ा तो उनके सर पे ही फोड़ा जाएगा ना, कि जब भी बेरोजगारी आएगी तो कोई भी, चाहे वो अपोजिशन की में पार्टी हो या जो आज सरकार रूल कर रही है, वो कोई नहीं चाहेगा कि इस तरीके से उनके साथ उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने बेरोज़गारी को ये किया। तो बेरोज़गारी तो नहीं, उल्टा बढ़ावा ज़रूर मिलेगा, डिग्निफाइड लिविंग होगी, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम होगा। ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो उसमें कुछ तो लिखा गया है क्रोसांट के बारे में, और बताया गया है कि मुंबई में लोग क्रोसांट खाते हैं, और धारावी में इडली सांभर 18 रुपये का और चाय 5 रुपये का। भैया मुंबई आइए, देखिए, हम भी लोकल की ट्रैवल करते हैं, जब हम सड़कों पर चलते हैं तो वही टपरी में चाय पीते हैं। मुंबई के लोग आज भी वड़ा पाव ही खाते हैं ज़्यादातर, और उसी तरीके से जीते हैं। पर ये वो नैरेटिव क्यों सेट करते हैं? ताकि वो गरीबी वाली जो एक पिक्चर है ना, वो पॉवर्टी टूरिज्म, वो उसको बेच सके। यहाँ पर जब रीडेवलपमेंट होगा, 350 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा, तो हर एक घर में 2 टॉयलेट होंगे। आप जानते हैं धारावी में केवल 4000 पब्लिक टॉयलेट सीट्स हैं, यानी एक टॉयलेट सीट पर 100 से 125 लोग यूज़ कर रहे हैं, जो नेशनल एवरेज से 10 गुना है। और जब घर बन जाएंगे तो ये हर एक घर में 2-2 टॉयलेट होगा। ये अपोज इसलिए करते हैं क्योंकि फिर ये जो नैरेटिव होता है, जो उनका पिक्चर परफेक्ट होता है पॉवर्टी का, पॉवर्टी टूरिज्म का, उसके विरुद्ध जाता है, उसके अपोज जाता है। इसके लिए अपोजिशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि लोगों को घर मिल रहे हैं, वहीं पर 1,25,000 टेनमेंट्स वहीं बन रहे हैं, वहीं पे लोगों को घर मिल रहा है। जिसका एक घर है, एलिजिबल है, उसको घर वहीं मिल रहा है, पर अपोजिशन हो रहा है। अगली बात जो मैं करने वाला हूँ वो मैं मुंबई में जो लोग रहते हैं, जो धारावी के बाहर रहते हैं, उनसे करने वाला हूँ। आपने धारावी मैप पे अगर देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि धारावी, इसके इस तरफ सायन है और दूसरी तरफ माहिम, बांद्रा, यहाँ कुर्ला है। ये बिल्कुल सेंट्रल और वेस्टर्न को कनेक्ट करता है। इमेजिन कीजिए जब अच्छे सड़क बन जाएंगे तो सेंट्रल और वेस्टर्न की सफ़र कितना आसान हो जाएगा। जो ट्रैफिक कंजेशन होती है वो नहीं होगा। मेट्रो बनाने की बात करी है सरकार ने, तो मेट्रो भी जाएगा वहाँ से। ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आर्टिकल ने एक तरीके का पिक्चर पेंट किया है क्रोनी कैपिटलिज्म का। अगर क्रोनी कैपिटलिज्म करना होता तो सरकार अपने हाथ में कोई काबू नहीं रखती, सारे डिसीजन अडानी को करने देती। उसे क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। पर सरकार, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो डिसाइड कर रही है कि यहाँ पे क्या होना है, क्या नहीं होना है। लोगों को उठा के देवनार नहीं फेंक रही है, कह रही है कि हम यहाँ वहाँ पर पहले बायोमाइन करेंगे। लोगों को वहाँ से निकाल कर वापस से झुग्गी झोपड़ी में जाने के लिए कहीं और नहीं भेज रही है, उनके लिए घर दे रही है। 2.5 लाख रुपए में दे रही है, जो 2000 से 2011 के बीच में है, और बाकी लोगों को किराए का घर जो उनके खुद के हो जाएंगे 12 साल में, ऐसे घर दे रही है। टॉयलेट्स दे रही है। वो जो लंबी लंबी गटर, ओपन गटर है जहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, वो पिक्चर नहीं देखने मिले, इस तरीके का काम कर रही है। जो पोट्री, जो टेलरिंग के बिजनेसेस है, ये सारे वहीं पर होंगे, किसी भी बिजनेस को इम्पैक्ट नहीं करिए। कौन सी सरकार चाहेगी कि 1 से 2 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाली, रेवेन्यू वाली, जहाँ से आ रही है धारावी से, उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्पैक्ट करे नेगेटिवली? वो तो चाहेगी कि और ग्रो हो, और उसी तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कुछ भी गलत होगा तो सरकार के ऊपर ब्लेम डाला जाएगा। ये बार बार कहना कि अडानी है, पर सरकार भी है। अडानी काम कर रही है, अडानी 80% स्टेक होल्डर है, पैसे वो लगा रही है, तो इसके लिए उसका नाम आगे आ रहा है। और ये जो चीज़ है, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। मुंबई को स्लम फ्री बनाना है। एयरपोर्ट से जब उतरते हैं और जब देखते हैं कि वो झोपड़ियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ दिखती हैं, बहुत बुरा लगता है कि लोगों को आज भी उन बहुत ही इनडिग्निफाइड हालातों में रहना पड़ता है। टॉयलेट्स नहीं होती है। सोचिए ज़रा, औरतों के लिए मुंबई जैसे शहर में, धारावी में, एक टॉयलेट सीट 100-125 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हालत होगी? घर बन जाएंगे, अच्छे घर बनेंगे, पानी आएगा, लोग वहीं पर अपने बिजनेस करेंगे। लोग जो वहाँ रहते थे उनको वहीं घर मिलने वाला है, जो एलिजिबल है उनको वहीं घर मिलने वाला है। और फिर भी अपोजिशन एक प्रोजेक्ट को लेकर नहीं है। हमने हमेशा देखा है कि वेस्टर्न मीडिया ये काम हमेशा करते आई है, क्योंकि उन्हें भारत का डेवलपमेंट कभी रास नहीं आता। वेस्टर्न मीडिया चाहे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, चाहे साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, हमेशा अपोज करती है। क्योंकि भारत डेवलप हो जाएगा तो उनका जो फोटो फ्रेम है वो गरीबी वाला, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगा, और वो नहीं चाहते कि वो गायब हो। पर हमें काम करना है कि वो गायब हो, और भारत एक विकसित
प्रदेश, विकसित देश और मुंबई जैसा शहर जो नाम है, जो लेवल है वो रहे, तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पर मैं चाहता था कि मैं फैक्ट्स लेकर आऊँ, और ये फैक्ट है, ये पब्लिक डोमेन में भी है, आप भी देख सकते हैं, पर लोग फिर भी नहीं जानते। मैंने पहले भी कहा कि लोगों के समझदारी में इजाफा हो, इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है।